बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इस वक्त 32वां मैच पुणे में जारी है। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। टीमें कोई और हैं, लेकिन हार जीत का फैसला जो है वो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जो रसाई है उसका फैसला करेगा। अगर आज साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता है तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो बहाल रहेंगी। तो भारतीय टीम जो है वो भारत में जो मैच जारी है यहाँ पर पुणे में, उसमें अब ये देखना ये है कि अभी जो इस वक्त फील्डिंग का फैसला किया गया था न्यूजीलैंड की जानिब से पहले, वो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और साउथ अफ्रीका ने 316 रन बनाए और अभी सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त 48वें ओवर का मैच जारी है। और मैं कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सलमान भट्ट साहब से आगाज करते हैं जी। भट्ट साहब, 316 रन, वैसे पहले टॉस ही की अगर बात कर ली जाए, फैसला आप समझते हैं ठीक है? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट मैच में अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो पुणे के स्टेडियम में हुआ था, 242 चेज हो गया था 3 विकेटों पर ही, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ड्यू फैक्टर का एक एलिमेंट देखा जाता है। 56% ह्यूमिडिटी थी अभी 1 घंटा पहले, अब कुछ अपडेट हुई है। क्या समझते हैं ये फैसला ठीक साबित होगा न्यूजीलैंड का? बादशाह देखिए, ये तो उनके बैटर्स ने साबित करना है कि फैसला दुरुस्त हुआ कि नहीं, और यहाँ पर रन्स करने पड़ेंगे। रन्स बन चुके हैं 300 प्लस और अभी भी ओवर्स बाकी हैं 2-3, और ये रन 350 तक जा सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग ऐसी है, हमने देखा है कि वो बड़े बड़े हिट मारते हैं और बासानी बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं। और स्पेशली अभी क्लासन और मिलर दोनों क्रीज पे मौजूद है और अभी एक छक्का लगा जैसे ही मैं ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे में न्यूजीलैंड को फिर एक बार बड़ी चेस का सामना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो सिर्फ 6 रन से मैच हारे और 390 रन चेस कर रहे थे। तो न्यूजीलैंड ने भी अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और बड़ी कह लीजिए कि एक्सटेंसिव बैटिंग लाइन उनकी भी है। तो मैच इंटरेस्टिंग होगा। अगर उनके टॉप 6 में से 2 बंदे बड़े बड़े रन्स करेंगे तो डेफिनेटली ये मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। और सब क्विंटन डिकॉक ने चौथी सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की कर ली और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड कप के हवाले से बराबर कर दिया है, चौथी सेंचुरी करके। वैसे जरा इनिंग्स दिखाएं जी क्विंटन डिकॉक की, उस पर फिर बात करते हैं। किस तरह की क्या शॉट सिलेक्शन थी, क्या क्रिकेट खेली है उन्होंने, और साथ ही साथ वेंदर डुसन ने भी सेंचुरी कर ली है। पहले डिकॉक की दिखाइएगा। तो जनाब, इस तरह से क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी की। अजान ब्रेक लेनी है, उसके बाद बाकायदा इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डिस्कशन हमारी जारी थी न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये मैच चल रहा है, 331 रन बन गए, 3 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त 49th ओवर का गेम जारी है। पिच रिपोर्ट थोड़ी सी डिस्कस करनी है। जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मेरा ख्याल ये विकेट स्लो गया। अहमद साहब, मजीद उन्होंने इस पर क्या बात की? जब आए थे पिच रिपोर्ट के तो उन्होंने कहा कि ये एक नाइस एंड हार्ड सरफेस है जिसके ऊपर थोड़ी सी ग्रास है, लेकिन ग्रास के साथ यहाँ पर अ बिट ऑफ क्रैकिंग, जरा सी क्रैकिंग भी है। तो ये जो गेम गोज ऑन होगा, गेम जो बढ़ता चला जाएगा, उस तरह ही ये विकेट थोड़ा स्लो होगा। तो भट्ट साहब अगर इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें कि इससे किसको जो है वो मदद मिलने का इम्कान है दूसरी इनिंग के अंदर अंडर लाइट्स, न्यूजीलैंड को हेल्प मिलेगी बैटिंग को, ये साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को? बिल्कुल इस पर भी भट्ट साहब का कमेंट लेते हैं। आकिब कुरैशी, लास्ट मैच हमने देखा श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान यहाँ पर हुआ और ह्यूमिडिटी की आप बात करते हैं 56% उस टाइम पे थी। रिपोर्ट्स क्या कह रही है वहां पर कि सेकंड इनिंग्स में आज का जो वेदर कंडीशन है, कोई चांस है ड्यू फैक्टर के? देखिए, हमसे पहले जो अभी अहमद ने हमें पिच रिपोर्ट बताई है ना, तो वो रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरह की पिच बताई है, हमें तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि जिस तरह पॉन्टिंग ने कहा है कि कटर्स वगैरह चलेंगे, तो उसमें तो हमें पता फिर न्यूजीलैंड के पास सबसे अच्छे बैट बॉलर्स हैं कटर्स मारने वाले, जिसमें साउथी या बोल्ट है। तो उनके कटर्स जो हैं वो तो फेल हो गए और डेविड मिलर और ये सारे इन्होंने फेल बना दिए। अब ये देखना होगा, क्योंकि पुणे में रिकॉर्ड हमेशा ही रहा है जो कि आईपीएल के मैचेस पे जब रहते थे, यहाँ पर चेस जो था वो स्मूथ होता था बिल्कुल, अनटिल अनलेस अगर ड्यू नहीं पड़ती। तो जिसने हमने पिछला मैच अभी अफगानिस्तान वाला देखा, उसमें भी अफगानिस्तान ने चेस को स्मूथ किया था, बीच में कोई इफ एंड बट्स नहीं हुए थे। और यहाँ पर कोई भी टीम ओडीआई में 283 रन करके जो है वो डिफेंड नहीं कर पाई अभी। और सब 339 हो चुका है। और जिस तरह से पिच रिपोर्ट अहमद साहब बता रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा था कि स्लो होगा, विकेट स्लाइटली ऊपर ग्रास है, कुछ पैचेस हैं, सेकंड इनिंग में ये विकेट स्लो हो जाएगा। तो यूजुअली हमने देखा कि पुणे में जिस तरह से ड्यू फैक्टर होता है, ऑल्दो यहाँ पर ज्यादा मैचेस नहीं हुए हुए, लेकिन ड्यू फैक्टर अगर आता है तो 339 अभी हो चुका है, अभी 1 ओवर बाकी। अगर 350 तक भी जाते हैं तो ये कोई मसला करेगा? देखिए, बड़े टोटल का प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन पिच अगर स्लो भी हो और अगर ऑस आ जाए, ड्यू पड़ती है जब, तो बॉल गीला होता है और फिर ऑफ द पिच वो तेज़ आता है, वो बैट पे अच्छा आता है और बैट से बहुत अच्छा निकलता है।
और बॉलर्स और फील्डर्स के लिए मुश्किलात होती हैं। सो अगर ड्यू आ जाए तो स्लो नेचर भी अगर पिच की हुई तब भी बॉल बल्ले पे अच्छा आएगा, क्योंकि स्पिन फिर नहीं होता, फिर बड़ा कम और बड़े अच्छे बड़े फाइन स्पिनर्स होते हैं जो फिर ड्यू वाले बॉल को भी अच्छा कर लेते हैं। सब स्पिनर्स के जो बस की बात नहीं होती गीले गेंद को फिर उस तरह कंट्रोल के साथ करना। और आई थिंक कि अगर न्यूजीलैंड की टीम ने इसमें बाद में खेलने के लिए ऑप्ट किया तो ये इंडिया में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, इनके बहुत सारे प्लेयर्स बेशतर प्लेयर्स IPL खेलते हैं और काफ़ी सालों से खेलते हैं। और आई थिंक अगर उन्होंने खुद से ऑप्ट किया और इसको फील्डिंग में ऑप्शन ली है तो एक्सपेक्ट ड्यू ही कर रहे होंगे, वरना साउथ अफ्रीका तो चेस में हमेशा प्रॉब्लम में आती है, पहले खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ऐसे में उनको पहले बारी देना तो नो ब्रेनर है। और इस टूर्नामेंट में हमने ये देखा कि 32 मैच, जिसमें से पहली इनिंग्स वाले भी 16 मैचेस जीते हैं और सेकंड वाले भी 16 जीते हैं, तो मुकाबला जो है वो बराबर और इस मैच में डिसाइड होगा कि जनाब 17 नंबर कौन लेता है। बट सब 344 रन जो हैं वो तो गालिबन हो गए हैं। अब देखना ये कि क्या ये बैटिंग विकेट ही रहेगा सेकंड इनिंग तक, क्योंकि हमने देखा 2 सेंचुरीज हो गई हैं अभी तक और एक 50 भी करीब करीब है डेविड मिलर की भी, तो इसका मतलब कि ये फ्लैट ट्रैक इसको कह सकते हैं हम, सेकंड इनिंग में भी इसका फायदा होगा, इसी तरह ही रन्स बनते जाएंगे। देखिए यकीनन एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है और लंच जो है आधे घंटे का है, आधे घंटे में कितना फ़र्क पड़ जाएगा इस पिच को, जबकि ना धूप होगी ना कुछ, और अगर कुछ आने का खदशा है तो वो ड्यू है, और अगर ड्यू आती है तो बैटिंग को मज़ीद मदद मिलेगी। सो अगेन जो बॉटम लाइन है वो यही है कि अगर न्यूजीलैंड अर्ली विकेट्स लूज़ नहीं करता और उनके बैटर बेशतर ओवर खेलते हैं, टॉप 6 स्पेशली अगर वो 35-40 ओवर खेलते हैं तो ये मैच अच्छा होगा। अच्छा बट साहब, इसमें आपने जो आधे घंटे के वक्फे की बात की है, इस दौरान ज़ाहिर है पिच के ऊपर रोल भी उन्हें करना है दोबारा से, तो ये भी ज़रा हमारे सुनने वालों को समझाइएगा टेक्निकली कि ये जो पिच रोल करनी होती है इनिंग ब्रेक के दौरान, वो किसका इख्तियार होता है, किसके कहने पर की जाती है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पिच के ऊपर? देखें जिनकी सेकंड बैटिंग है ना, बैटिंग साइड का इख्तियार होता है, और सेकंड बैटिंग जो है वो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की मर्जी है रोल ले या ना ले, अगर ले तो बड़ा ले या छोटा ले, कितनी देर तक लेना है। आप 1 से 7 मिनट तक कोई भी टाइम का रोल ले सकते हैं, मैक्सिमम 7 मिनट, और आप ना चाहें तो रोल लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। खैर 3 बॉल्स रह गए हैं, 345 रन, और डेविड मिलर का जो बल्ला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और 53 ये एक फिर छक्का लग गया है, तो 53 रन की इनिंग जो है डेविड मिलर ने विद इन नो टाइम जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया 29 गेंदों पर ये 53 जी जिमी नीशम जो बॉलिंग कर रहे हैं तो ये तो किसी का भी बैट हो तो वो नहीं रुकेगा। एक ऑप्शन के बाहर शॉर्ट एंड वाइड कर दी, एक टांग से बाहर कर दी, एक जो है वो क्लासन को ऐसी जगह पे कर दी जहां पर वो पड़ना ही छक्का चाहिए डिजर्विंगली। तो इतनी पुअर बॉलिंग अगर आखिरी ओवर में होगी तो मोमेंटम तो साउथ अफ्रीका का जो बना हुआ है वो चलता रहेगा। और एक और हाफ वॉली उन्होंने की है और यकीनन ये देखें अभी छक्का फील्डर ही बचा गए, वरना जिमी नीशम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। और चले विकेट तो मिला ना 5 ओवरों में, बट सब 63 स्कोर जिमी नीशम को बड़ा। लाइक मसला ये हुआ है कि उनकी ना फिंगर जो है राइट जो उनकी हैंड की फिंगर है वो कैच करते बॉल लगा कैच है, तो शायद ये थोड़ा सा मसला, वरना जिमी नीशम अच्छा। ये हमने तो अच्छे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जिमी नीशम को आखिरी ओवर दिया था, इनको मोर देन 20 पड़ा था। तो वही व्हाट्सएप वाली बात कि जिमी नीशम से पता नहीं क्या निकालना है इन्होंने, कि आखिरी ओवर दे देते हैं। ये भी हो सकता है आकिब साहब को जो मैट हेनरी हैं वो आज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की वजह से बाहर हो गए हैं, उन्होंने अपना छठा ओवर मुकम्मल भी नहीं किया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिया था तब, तो वो भी मेरा ख्याल है इसको स्पेशली डेथ ओवर बॉलर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल नाकामी मिली है। इसमें उनकी डेथ भी मुतवक्के है जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी सामने आ रही है। बट सब विकेट में अगेन वही बात, मेरा ख्याल कुछ जान नहीं है जिस तरह से हमने देखा। टीम सऊदी सिर्फ 2 आउट किए उन्होंने, ट्रेंट बोल्ट ने 1, स्पिनर्स को अच्छी खासी मार पड़ी है, तमाम आजमा के देख लिए। 2 ओवर में 17 रन पड़े रविंद्रा को, ग्लेन फिलिप्स ने साथ में 52 दिए, जिमी नीशम की हमने बात कर ली, मैट हेनरी भी 5 ओवर करवाने के बाद चले गए, 31 रन उन्हें पड़े। तो दैट मींस विकेट में जान नहीं, और सेकंड इनिंग्स में मजीद मसला हो सकता है बॉलर्स के लिए अगर ड्यू फैक्टर आता है। देखिए आएगा तो मसला होगा। और जो आपने हेनरी के बारे में बताया, देखिए वो उनके मेन बॉलर है, मेन स्ट्राइकर है, और अगर वो 5 ओवर्स के बाद अनफिट होकर बाहर गए तो डेफिनेटली ये एक बड़ा नुकसान है न्यूजीलैंड के लिए, इस मैच के लिए भी और आने वाले मैचेस के लिए भी, क्योंकि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जल्दी रिकवर हो जाए, उसमें दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का हुआ है, उसकी नौयत कितनी है। सो नॉट गुड न्यूज़ फॉर न्यूजीलैंड। और आई थिंक टू स्टार्ट विद, अगर आप फैसला ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कर रहे हैं कि आइए और पहले बैटिंग कीजिए, तो ये तो साउथ अफ्रीका के लिए आइडियल है। तो मुझे ये जो उनका फैसला है
कि साउथ अफ्रीका को पहले खिलाया जाए, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, इसी बात को क्योंकि अगर अगर आप अच्छे चेजर भी हों तब भी बार बार 350 पौने 400 रन की चेज जो है वो इतनी आसान नहीं होती। बिल्कुल, और ये लास्ट बॉल पर मेरा ख्याल फिर छक्का, बिल्कुल जी। अच्छा, हमने जो आखिरी बात भट्ट साहब ने की है, इसी में ही अगर हम देखें तो टॉस के ऊपर जब टेम्बा बवूमा आए थे तो उन्होंने एक ट्रेंड के बरक्स, जैसा कि आमतौर पर ट्रेंड चल रहा है जो आता है, वो कहता है हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे, हम भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे, तो आज दो मुतजाद रवैये देखने को मिले। बॉलिंग का डिसीजन जिस बैट्समैन ने लिया उसके अगेंस्ट बवुआ ने कहा कि हम आज खुद बैटिंग करना चाह रहे थे इस सरफेस के ऊपर। चले, उनको मौका मिल गया और उन्होंने परफॉर्म भी किया। उनकी टीम में 358 का टारगेट है, विच इज अपेरेंटली तो भट्ट साहब जरा अच्छा तगड़ा टारगेट लग रहा है। सेकंड इनिंग्स में सिचुएशन जो भी होती है, बट ऑन बोर्ड अगर 300-350 का फट्टा जब सामने हो तो वाली टीम को ज़हनी तौर पर तैयार होकर आना पड़ेगा कि इतना बड़ा टारगेट है। ऑल्दो यहाँ पर चेजेस भी हुए, हमने देखा कि बड़े बड़े रन जो हैं वो बने हुए, लेकिन 358 क्या समझते हैं सेकंड इनिंग्स में आने वाला जो 358 का देख के टारगेट, थोड़ा सा घबराने की जरूरत होगी? देखिए, इतने बड़े टारगेट में ऑब्वियसली पैनिक सेट इन हो जाती है अगर विकेट्स गिर जाएं। लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग अभी तक जो इस टूर्नामेंट में हमने देखी है, वार्म अप्स में लेके अब तक, वहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी है। वो ऐसे अप्रोच नहीं करते कि पहले पावर प्ले में ही मेक और ब्रेक कर लें, वो पूरा सेट होते हैं और उसके बाद रन्स को तेज़ चलाते हैं। और पूरी इनिंग्स अगर आप वो 390 की चेज़ जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसको कर रहे थे, वो 6 रन से मैच हारे, अगर आप उस चेज़ को भी देखें तो वो मैच को साथ साथ लेके चले, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको उनकी टीम पैनिक नज़र आई हो। बहरहाल यहाँ पर की ये है कि विकेट्स जो हैं वो इकट्ठी ना गिरें, पार्टनरशिप्स लगें, फिर ही चांस है कि ये चेज़ हो सके। ओके जी। इसमें हाईएस्ट चेज़ की आपने बात की पुणे में, तो पुणे में जो हाईएस्ट ओडीआई इनिंग्स है वो 356 ही है, और वो इंडिया की टीम ने चेज़ करते हुए ही स्कोर किया था, क्योंकि उनकी टीम में विराट कोहली थे जिन्होंने उस मैच में 122 रन बनाए। मैं इसमें कुछ ऐड, जो अभी आपने कहा ना कि पैनिक तो नहीं हो जाएंगे, अब पैनिक हम होंगे या न्यूजीलैंड होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ जो भी सलमान भी ने कहा कि गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ थी न्यूजीलैंड के लिए कि मैट हेनरी बाहर हो गए, तो ये उनकी बैड न्यूज़ हमारे लिए शायद गुड न्यूज़ हो जाए, क्योंकि 350 स्कोर में 358 इतना करके वो खुश नहीं हो रहे होंगे जितना खुशी हमें मिल रही होगी। स्कोर और हमेशा मुश्किल टाइम में साउथ अफ्रीका ने हमें रेस्क्यू किया है। लास्ट हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा जी हमजा, ये तो ऐसे लग रहा है कि आकिब की बात से ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले हमारी दुआओं से हमारी टीम आगे आती थी, अब हमारी बददुआओं से दूसरी टीम पीछे जाएगी अगर हम आकिब की बात सुन लें। तो पाकिस्तानियों की दुआओं में मेरा ख्याल असर तो है, कहीं ना हम खुद भी कर लें और अगर सारी जोड़ तोड़ दूसरों पे छोड़ दें। दुआओं की बात करनी है तो फिर न्यूजीलैंड में जो इंजरी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। विलियमसन पहली बार हो चुके हैं, आज मैट हेनरी बार हो गए हैं, लॉकी फर्गूसन का भी उन्हें ऐलान कर दिया मैच से पहले कि वो बार हो गए हैं, और विलियमसन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो अगले मैच के लिए भी अवेलेबल ना हो। हमें तो आज के मैच की हार चाहिए बस। बिल्कुल, उसके बाद ना सिर्फ हार चाहिए, पाकिस्तान के अगले 2 मैचेस हैं वो भी हमने देखना है, वो जीतना जरूरी है, दूसरों पर नहीं रिलाई करना है कंप्लीटली। क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है तो बट साहब कल हमने देखा कि 204 रन जो बनाए थे, 205 कंप्लीट किए पाकिस्तान ने 32वें ओवर में। जिस तरह से परफॉर्मेंस रही और जिस तरह से फखर ने कहा कि हमें चाहिए तो था, इससे जल्दी भी कह सकते, कोशिश भी की हमने, मैं सेंचुरी की तरफ भी जा सकता था। तमाम गिले शिकवे जो है ना उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिए कि मैं अगर चाहता तो अपना माइलस्टोन जो है सेंचुरी का एक टैग लगवा लेता। ये सारी सूरत हाल, जरा फखर ने क्या कहा है जरा वो सुनते हैं, फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पूरे मैच पर डिस्कशन अपनी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा चले, फखर जमान का जो शॉट है वो भी सुनाते हैं। बट साहब क्या समझते हैं कल की जो परफॉर्मेंस रही, फखर जमान ने अच्छा कमबैक किया, विकेट उनके लिए हेल्पफुल रही, कुछ बॉलर्स ने उस तरह के बॉल नहीं किए, और हमने देखा कि जब एक एक छक्के के लिए तरस रहे थे पावर प्ले में, फखर जमान ने कल 2 छक्के लगाए हैं, और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को कोई अच्छा स्टार्ट मिला ही नहीं, तो जब मिला तो हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, कमाल हो गया। हालांकि जो सामने वाली टीम है वो वाहिद टीम है जो हमसे भी बुरा खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और उनके साथ तमाम लोगों ने यही सलूक किया है, बल्कि हमने फिर भी थोड़ी नरमी बरती है। जिस तरह की पिच खेल रही थी और जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी, और जैसा पाकिस्तान को स्टार्ट दिया था दोनों ओपनर्स ने, तो ये 5-6 ओवर पहले भी ये मैच ख़त्म हो सकता था। और फ़खर की जो आपने बात की है, बिल्कुल आई थिंक वो इम्पैक्ट प्लेयर है, और कल उनका इम्पैक्ट प्लेयर होने का जो सबूत आपको मिला है कि वो 7 छक्के जो उन्होंने मारे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि 81 रन की इनिंग 74 बॉलों में खेली, और उसमें 7 छक्के और 3 चौके थे, जो कि 10 बॉलों में 54 रन बनते हैं, तो बाकी 64 बॉलों के अंदर उन्होंने सिर्फ 26 रन बनाए हैं। तो आपकी जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो ये उधर की उधर ही है, बट
क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, वो छक्के मार लेते हैं, तो वो जो छक्के हैं वो कवर कर देते हैं उन बॉल्स को। और बाकी जो प्लेयर्स हैं अगर वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते तो फिर हमें नज़र आता है कि भाई बहुत बहुत ओवर जो है ना वो हमारे ज़ाया हो गए। लेकिन अगर आप पूरी वर्ल्ड कप की डॉट बॉल परसेंटेज देखें तो शायद पाकिस्तान से ऊपर भी काफ़ी टीमें हैं, लेकिन उनकी जो पावर हिटिंग है वो उनको कवर कर लेती है। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से आपने चले नेट रन रेट की बात करी थी और ये अगर अर्ली हो सकता था तो हमने देखा कि अगर 29वें ओवर तक में ये कवर कर लिया जाता 204 रन का जो टारगेट था तो ये हमारा नेट रन रेट प्लस में होता। आप समझते हैं कि बाबर आजम जिस जगह पर आए उस जगह पर इफ्तिखार को आने की जरूरत थी? कुछ शफलिंग करते या इफ्तिखार या रिजवान या किसी को भी भेजते, लेकिन बाबर आजम का खुद आना कुछ समझ आया जहां पर हमें चाहिए था कि बड़े हिट लगे ताकि हमारा नेट रन रेट जिसकी जरूरत थी, मैच तो हम यकीनी तौर पर जीते हुए थे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिल्कुल वहाँ पर बनता यही था कि आप किसी को भेजते जो कि नेट रन रेट को टारगेट करता आके, और बांग्लादेश की जो बॉलिंग है वो उसमें कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, कोई ऐसा दम हम उनमें नहीं था, और वहाँ पर कंप्लीट किल के लिए जाना चाहिए था पाकिस्तान की टीम को। बट अनफॉर्चुनेटली हमें अपने जो फैसले हैं वो पैटर्न्स में ही नज़र आते हैं, उसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कह लीजिए कि कोई फ़ैसला उस वक़्त जो लिया जाता है नौयत देखते हुए आपको कि किस चीज़ की ज़रूरत है, अभी क्या करना चाहिए टीम को, ऐसे जो स्पॉन्टेनियस फैसले हैं वो आपको पाकिस्तानी थिंक टैंक में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। और यही बात के ऊपर सब लोग जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, हमारी स्ट्रेटेजिक जो है एप्लीकेशन वो नहीं है जो इस लेवल पे होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और हमने देखा कंप्लीट किल की आपने बात की, तो कंप्लीट किल की कोशिश तो की बाबर आजम ने, लेकिन दायरे से बाहर जो है वो कैच आउट हो गए। कंप्लीट किल की एटलीस्ट अटेम्प्ट की उन्होंने, बट सब बहुत सी बातें हो रही हैं। फखर जमान ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढके छुपे अल्फाज में बहुत सी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि मैं कंप्लीटली फिट था और लास्ट मैच में भी मैंने खेलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जगह नहीं बनी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिलेट कर दिया, इमामुल हक ने इस्तीफा दिया, इमामुल हक बाहर हुए, फिर इनको जगह मिली और इन्होंने परफॉर्म कर दिया। ऑल्दो टीम ने इनको 2-3 मैच देखे, इन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस इनसे बेहतर थी, मुझे चांस मिलना चाहिए था। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ढके छुपे अल्फाज में बयान कर गए। देखिए हमजा, फ़खर कोई रन्स करके बाहर नहीं हुए थे, ना इंजरी से बाहर हुए थे। फ़खर भी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ही बाहर हुए थे कि बहुत सारे मैचेस हो गए थे, रन्स कर नहीं पा रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ऐसे में इमाम उस वक्त उनसे बेहतर फॉर्म में थे। उसके बाद इमाम भी तकरीबन उतने ही मैच फेल हुआ है जितने फ़खर फेल हुए, और फेलियर्स का जब मुकाबला हुआ कि यार दोनों ही फेल हो रहे हैं तो चलो अब इसको खिला लो। सो ये जो बाद में आके बात करनी है ना कि मैं फ़िट था और मेरी फ़िटनेस से मशरूत था या चीफ सेलेक्टर के इस्तीफे के बाद मेरी जगह बनी, ये बिल्कुल मिसलीड करने वाली बात है लोगों को। असल बात यह है कि दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं। ये पहले आउट ऑफ फॉर्म थे, ये पहले बाहर हो गए, वो बाद में आउट ऑफ फॉर्म हुए, वो बाद में बाहर हो गए, और इवेंचुअली वापस आए हैं तो थोड़ा सा ब्रेक मिला है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हुआ है। कल उन्होंने हिटें मारी हैं और वैसे ही मारी हैं, ये नहीं हुआ कि कोई फ़खर ने बड़ी टेक्निकल बैटिंग की है और उसमें चांस नहीं था, उन्होंने पूरा चांस लिया है और वो हिटें लग गई हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा रंग पेश नहीं करना चाहिए कि लोग ये समझें कि शायद मुझे जानकर नहीं खिलाया जा रहा था। जो भी क्रिकेट खेलते हैं लोग या उस पर तजिया करते हैं, क्रिकेट को गौर से देखते हैं, उन सबको पता है कि ये भी आउट ऑफ फॉर्म थे इसलिए बाहर हुए हैं और वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे, और इन दोनों की आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से फ़ायदा जो पाकिस्तान टीम को हुआ है कि एक टेक्निकली करेक्ट ओपनर जो है उसने आके रन्स किए हैं और एटलीस्ट अब वो एक जगह के ऊपर जो है वो मजबूती के साथ खड़ा है और ये उसके साथ एक इम्पैक्ट प्लेयर आ गए हैं। और अब आप समझते हैं इसी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू किया जाएगा जो आने वाले 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए? और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं पाकिस्तान के पास, अभी यही कंटिन्यू होगा। अगर शायद शादाब खान अगर इंजरी से वापस आते हैं और नवाज को भी, क्योंकि वो मैच विनर है, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर जो डोरियां कहीं से हिल रही थी अब वो डोरियां जो हैं वो कट गई और अब फैसले जो हैं वो उस जगह पर ही होंगे जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए हम इस बारे में तो आपको आके बेहतर बता सकते हैं, वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। बट सब रिस्क नहीं लेना चाह रहे, आके बताएं जी क्या खबरें। देखें हमजा, बात ये है कि जो आपने मैच विनर्स की बात की है, कल देखें 3 मैच विनर्स को ड्रॉप किया है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। तो कल लग रहा था कि पाकिस्तान टीम वो वाली पाकिस्तान की टीम है जो कि एशिया कप से पहले थी,
क्योंकि एशिया कप में भी हम ऐसे खेले हैं। आप इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि वो वाली पाकिस्तानी टीम थी जिसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लिए हुए थे। नहीं, मैं आपको अभी ये भी बता दूं, सोर्सेज के मुताबिक अभी सारे खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए। अच्छा। जो कल रात तक अपडेट है, अभी सारे खिलाड़ियों ने नहीं किए। वो रिजर्वेशंस हों या उनके पास टाइम ना मिला हो या उनके पास डॉक्यूमेंट ना आए हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू गए थे, तो अभी कुछ प्लेयर्स हैं कि उन्होंने नहीं किया। तो ये वाली जो बात है, ये तो फिर जो है वो डिवाइडेड ही है कि कुछ प्लेयर्स ने कर दिए हैं, कुछ प्लेयर्स ने नहीं किए। बहरहाल जो है फ़खर जमान जिसना आए, और कल जो उन्होंने अभी जिसना सलमान भाई ने बताया कि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट दी है। एक कंट्रोवर्सी बन सकती है जो कि नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी टीम इस वक्त शदीद कंट्रोवर्शियल के घेरे में है। कुछ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से है, कुछ वहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से है, कुछ कहते हैं हमें दिल पाकिस्तान ने मिला। ठीक है जी, ये सारे मामला तो हैं। ब्रेक मुझे लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इन मामलात पर मजीद भी बात करते हैं जो कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में चल रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, हमने बात की पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैच कल खेला गया। पाकिस्तान ने ये मैच जीता जिसकी अशद जरूरत थी। इसी मैच में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म वापस आई और जिस तरह से वो सिग्नेचर फर्स्ट ओवर में आउट किया करते थे उसी तरह से आउट किया, और उसी का ये फायदा हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी ने 51 मैचेस में 100 रन, तेज तरीन विकेट्स हासिल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए, जिन्होंने स्टार्क का लास्ट मिचेल स्टार्क ने 52 इनिंग्स में ये हासिल किया था। और शाहीन शाह अफरीदी की एक और अहम डेवलपमेंट आज ये हुई है कि आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग है उसमें शाहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे उनके 7 दर्जे तरक्की हुई है आईसीसी की रैंकिंग में। बिल्कुल। और रवि शास्त्री को बता दें फिर हम के नंबर 1 बन गए। व्हाट्सएप ये कमेंट सुना आकिब का, दबे लफ्जों में हर एक को रगड़ देते हैं। वैसे ही मैं हिसाब लगाया है, पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा है प्रोग्राम्स में। क्या समझते हैं, रवि शास्त्री को अब माजरत कर लेनी चाहिए? नंबर 1 बॉलर बन गए ओडीआई के, जो कि पहले मोहम्मद सिराज थे इंडिया के, और अब वो तीसरे नंबर पर चले गए। शाहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पर आ गए। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आप आईसीसी की रैंकिंग का वावेला करते हैं, ये वो रैंकिंग है जो रात में चेंज हो जाती है सोए बंदे की। तो इसके ऊपर ज़्यादा इतराने की, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि हमने अच्छी टीमों के खिलाफ बड़े मैचेस में अभी तक क्या परफॉर्मेंस दी है। क्या बांग्लादेश को हरा के हम ऑल क्लियर हो गए? क्या बांग्लादेश को हरा के हमने साबित कर दिया कि हम वर्ल्ड क्लास टीम बन गए हैं जिस काम के लिए हम वर्ल्ड कप के लिए गए थे? तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है ना वावेला करना या उस पर इतराना या उसको ओवर द मून ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। और कोई भी किसी भी टीम ने अभी तक इस तरह की खुशी आईसीसी की रैंकिंग पे नहीं मनाई जो हम पाकिस्तान में लोगों की देखते हैं। जबकि ये रैंकिंग खुशी तो हमें ये थी ना कि जरा उसकी फॉर्म दोबारा से बहाल हो गई, जो कि 8 मैच खराब खेल के 2 मैच अच्छे खेलो तो ये रैंकिंग तब्दील हो जाती है। वैसे व्हाट्सएप कल शाहीन की परफॉर्मेंस को कहां पर रेट करेंगे? अच्छे मैच में अच्छी टीम के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अगर आपने परफॉर्मेंस दिया है, गुड, ठीक है, आपने अच्छी बॉलिंग किया, बट आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं और आप कहें कि जी उसको भी जवाब मिल गया, उसको भी जवाब मिल गया तो वहां पर लोग ये देखते हैं कि आपने उनके खिलाफ क्या किया, आपने बड़े मैच के अंदर क्या किया। बिल्कुल। तो द क्वेश्चन अराइजेस के सामने बराबर की हम पल्ला टीम भी तो हो ना। आप जिस टीम से खेल रहे हैं वो पूरी दुनिया उनसे जीतती जा रही है और हमें उसी के खिलाफ इतनी सेटिस्फेक्शन का मुजाहरा हो गया है कि कमाल ही हो गई है। चलिए जी, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर बॉलर्स की जानिब से देखी जाए तो कल अच्छा परफॉर्म किया। हमने फील्डिंग में भी देखा कि तगड़े दिखाई दिए, इंटेंट शो किया पूरी टीम की जानिब से, लेकिन कहीं ना कहीं देर हो गई, बट देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं। ओवरऑल जरा दिखाएं जी विकेट्स किस तरह से बांग्लादेश के गिरे, क्योंकि कल हमने देखा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप अपना ये जो तज्जिया है ना हमजा, इसको आप संभाल के रखें कि जब अगला मैच खुदा न खास्ता कहीं ऊपर नीचे हो तो ये जो सारा कुछ वापस आ गया आपका, ये उस वक्त साथ चला के मैं देखना चाहूंगा। और आप मेंशन करेंगे था मुझे कि आप पिछले मैच में ये कह रहे थे। बहरहाल जी, विकेट्स देखते हैं जी जिस तरह से आउट हुए। ये वो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से। बट सब ऐसे एक चीज का क्रेडिट तो देंगे, जो कल से जिस तरह से बात हो रही है, शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे हैं, महमूदुल्लाह को जिस तरह से आउट किया है शाहीन शाह अफरीदी ने, वो बॉल तो मेरिट पे किया है, बड़ा अच्छा बॉल था। और इसको कंपेयर किया जा रहा है वसीम अकरम के 92 में जो जिस तरह से उन्होंने एलन लैम को आउट किया था, तो इसको तो हम क्रेडिट दे सकते हैं। वैसे दे दीजिए, आपका क्रेडिट, आपकी मर्जी है। आप तो एक दिन में एक बंदे को अगर वसीम अकरम बनाएंगे तो कम से कम कोई क्रिकेटर तो उससे एग्री नहीं कर सकता, लेकिन आपकी मर्जी है, आपका क्रेडिट। यही तो वजह है आपसे पूछने की कि आप कहां पर। नो डाउट शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है और पिछले दिनों से
देखिए डिसेंट बॉलिंग की है, बट एलन लैम्ब और महमूद उल्लाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बांग्लादेश में और इंग्लैंड की 92 की फाइनल टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वर्ल्ड कप स्टेज के ऊपर दुनिया के हर बैट्समैन को हर जगह ट्रबल किया वसीम भाई ने, उनमें और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो ऐसे में हम खुद इतनी मुश्किलात अपने यंग प्लेयर्स के लिए पैदा कर देते हैं जब हम उनको एकदम बड़े बड़े नामों के साथ उनका कंपैरिजन शुरू करते हैं, और उसके बाद जब कोई बाहर से दूसरे मुल्क का बंदा जो है वो हमारे प्लेयर के ऊपर बात करता है तो फिर हमें बुरी भी लगती है, हमें पिंच भी करती है, क्योंकि हम खुद से उनको इतना बड़ा एक ही पल में इस तरह की जगह पर ले जाते हैं जहाँ से फिर जो है ना बड़ी ड्रास्टिक फॉल होती है एट टाइम्स। तो अभी वो प्रोसेस में है, अभी 100 विकेटें उन्होंने ली हैं, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वो बंदा 40 साल की उम्र में 140 पे बॉल करता हुआ क्रिकेट छोड़ी, 502 विकेटें ली उन्होंने। यहाँ पर तो शायद इतनी क्रिकेट भी कोई अब दोबारा खेल ना पाए जो उस पाए के बॉलर खेलते थे। सो आई थिंक एक हद तक आपको कंपैरिजन्स में जाना चाहिए। इतना कह लें कि एकदम किसी को वसीम अकरम, किसी को सईद अनवर, किसी को वकार यूनस, किसी को शोएब अख्तर बना देना, ये तो समझ से बाहर है ये चीज़। अच्छा बट साहब, ये बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है यही कहीं बाबर आजम से अगर हम इसको रिलेट करें तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाबर आजम से भी हम उस चीज़ की तवक्को कर रहे हैं जो बाबर आजम दे ही नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी करे तो इमरान खान जैसी करे, और बाबर आजम जो है वो बैटिंग करे तो उसमें भी वो तेंदुलकर की तरह रन की हम बार लगाए। हाँ जी, अगर गाना गाए तो नुसरत फ़तेह अली बन जाए, एक्शन करे तो टॉम क्रूज बन जाए, यही चाहते हैं ना हम लोग। तो इतनी परफेक्शन जो है वो इंसान में अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ दी होती है, लेकिन बाबर आजम ने ऑलरेडी वो कुछ कर दिया जो पाकिस्तान के किसी भी बैटर ने इस एज में नहीं किया। तो अगर आप बाबर को कहें कि वो पाकिस्तान के इस जनरेशन के बेस्ट बैटर है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतने रन्स, इतनी सेंचुरियाँ, ऐसी एवरेज और इतनी कंसिस्टेंसी का 3 साल आप वर्ल्ड नंबर 1 रहे और अवार्ड भी मिले आपको, तो ये अनसीन है पाकिस्तान की बैटिंग हिस्ट्री की अगर हम बात करें। लेकिन जो आपकी बॉलिंग हिस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी है। उन लोगों ने सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं आपको, और वो एंड पे आखिर के 10 ओवर्स में तो पाकिस्तान के खिलाफ 40 रन करने भी मुश्किल होते थे। तो आई थिंक कि हमारे जो बॉलर्स हैं अभी ये एक ग्रोइंग स्टेज में हैं, बड़े लेवल के ऊपर जहाँ पर बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना है। जब हम उनको इतना बिग अप कर देते हैं और फिर जब वो खुदा ना खास्ता उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर हम ही लोग उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म करते हैं, तो डेफिनेटली ये उनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करती है ये चीज़। बिल्कुल जी, ये तो डिस्कशन रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में। पाकिस्तान ने काफी हद तक बेहतर परफॉर्म किया लास्ट मैचेस में जिस तरह से चल रहे थे, बट सब एंडिंग क्या समझते हैं? अभी न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 358 का टारगेट है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? समझते हैं अर्ली विकेट्स मिल सकते हैं इन कंडीशंस में? अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, सलमान भाई से है सवाल। सलमान भाई, साउथ अफ्रीका ने 357 रन तो बना लिए, लेकिन 120 डॉट बॉल्स खेली हैं, जिसका मतलब 20 ओवर उन्होंने डॉट बॉल की हैं। तो क्या आखिर जाके इनको मुश्किल पड़ सकती है इस मामले में? देखिए, डॉट बॉल्स जो है ना ये प्रोसेस का हिस्सा है। जिस तरह से हम लोग डॉट बॉल्स को डिस्कस करना शुरू हो गए ना, ऐसा लगता है कि पहले कभी डॉट बॉल्स हुआ ही नहीं करती थी और ये कोई रिसेंट नई चीज़ शुरू हो गई है। देखिए, डॉट बॉल्स जो है ना बैट्समैन के सेट होने के प्रोसेस का हिस्सा है। आप रन्स देखिए, अगर ये डॉट बॉल्स ना होती तो क्या 450 रन्स देखने को मिलते। और अगर आप सारा चार्ट इसका निकालें, आपके पास एक स्टैटिस्टिशियन बैठे हैं, अगर वो पूरी वर्ल्ड कप की टीम्स का चार्ट निकालें तो तमाम बड़ी टीमों की डॉट बॉल परसेंटेज जो है ना वो बड़ी हाई है। बिल्कुल जी, टाइम कम है, डिस्कशन कल के प्रोग्राम में भी यही हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया था। कल के प्रोग्राम में दोबारा से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे और इस मैच पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।